हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ एडसारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 टू 20 मार्क्स। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आकर स्टक हो जाते हो तो इस कोर्स के लिए आप ज़रूर इनरोल कीजिए। ये आपके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। साथ ही साथ गाइस, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एडसारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया था कि अगर आपके एग्जाम में आपके सामने कोई भी नंबर सीरीज की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। उसका सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको टेबल दी थी। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो मेरे हिसाब से अब आप किसी भी तरीके की नंबर सीरीज की प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसने आज सेशन पहली बार ज्वाइन किया है तो आप एक काम करिएगा। पिछले सेशन में मैंने आपको नंबर सीरीज का जहाँ कंसेप्ट बताया था, जहाँ इस टेबल के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है, पहले उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 1 to 3 हमने डिस्कस कर ली थी। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये 2015 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स ऐसी है, 3 का रिलेशन है 6 से, 8 का 56 से, 10 का 90 से, 2 का 1 से। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा, और 1 का रिलेशन है 0 से। अच्छा, ये बताइए, जो मैंने आपको नंबर सीरीज का पैटर्न बताया था उसमें क्या बताया था, जब भी कभी ये दिखाई दे कि एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने पर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो ग्रेजुअल है या फिर एब्रप्ट है, यानी कि आपकी एकदम धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है या फिर अकस्मात हो रही है। अब जरा यहाँ देखिए, 8 है, फिर उससे 56 आ गए, 10 से 90 पे आ गए, एकदम से बहुत लंबी छलांग लगा रहे हैं, बहुत लंबे नंबर पे, बहुत लंबा समय का को मतलब पार करके, बहुत लंबे मतलब नंबर्स को पार करके आप दूसरे नंबर पे पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एब्रप्ट चेंज है। एब्रप्ट के केस में क्या आप करते हैं बताइए? मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब यहाँ पे आपको किसका पैटर्न ढूंढना है? यहाँ पे आपको ढूंढना है मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न। अब पैटर्न ढूंढते हैं, देखते हैं काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे सिर्फ टर्म ना मिले, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि बस हमेशा कि हाँ भाई मैम ने बता दिया था कि एब्रप्ट चेंज जहाँ पे दिखाई पड़े मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न ढूंढ लो, हमेशा जरूरी नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको दूसरा टर्म ना मिले, साथ में आपको वहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना पड़ सकता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन संभव होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न ढूंढ के। 3 इंटू 2 6 आ गया, 8 इंटू 7 56 आ गया, 10 इंटू 9 90 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला वाला नंबर है, उसको अगर उसके जस्ट पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से जस्ट पहले नंबरिंग में क्या आता है? 2 आता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म मिल जा रहा है। 8 से जस्ट पहले नंबरिंग में क्या आएगा? 7 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 56 मिल जा रहा है। 10 को उसके जस्ट पहले वाले नंबर से 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया? 90 मिल गया। 2 को उसके जस्ट पहले वाले यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे, क्या मिल गया? 2 मिल गया। ये पैटर्न समझ आ रहा है? 1 को उसके जस्ट पहले वाले यानी 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कंसेक्यूटिव हो, मतलब अगल बगल वाले हो,
और उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 20 मिल जाए, क्या हो जाएगा? 5 4 20, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 वो आपका नंबर है। व्हाट इज द आंसर? ए। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए, ये भी आपके 2015 के पेपर में ही पूछी हुई प्रॉब्लम है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर x इन द सीरीज 7x 21 31 43? किस तरीके की सीरीज दिखाई पड़ रही है? इंक्रीजिंग टाइप की है। और जरा ये बताइए बढ़ोतरी किस तरीके की दिख रही है? ग्रेजुअल है कि एब्रप्ट है? मतलब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यानी कि ग्रेजुअल है। अब जरा डिफरेंस देख लो, क्या डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ गया? 12। कितना डिफरेंस आ गया? 10। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ चलो इवन नंबर्स की बात हो सकता है यहाँ पे हो, तो यहाँ पे पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है 8। अगर यहाँ पे पॉसिबल डिफरेंस 8 है तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। अब हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं, ठीक है? वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों को जरा माइनस करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस 6 नहीं आया तो इसका मतलब हमारी सोच एकदम गलत साबित हुई, तब हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे, देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दो टर्म तक हमारी सोच जो होती है वो सही जाती है, उसके आगे जाने के बाद हमारी सोच गलत हो जाती है। इसलिए जब भी नंबर सीरीज की प्रॉब्लम आपके सामने एग्जाम में आए, देखिए जो भी 5-6 नंबर देते हैं सबके पैटर्न को जरूर चेक करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़ने पर वो आपका जो सोच थी वो काम नहीं आती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिफरेंस देखिए 13 - 7 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, ये बन गया पैटर्न आपका। 6 8 10 12 इवन नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिसिंग नंबर क्या है? 13। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बढ़िया। अगली प्रॉब्लम पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 6। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? ये आपको पता करना है। नंबर क्या क्या है? 21 9 21 11 21 13 21। अब इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? हर एक नंबर के बाद आपको 21 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 21 को इसमें इंटरपोलेट किया गया है। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है, अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच में किसी एक नंबर को डाल दिया जाए तो उसका मतलब होता है उसको इंटरपोलेट करना। ठीक, अब इस 21 को भूल जाइए कुछ देर के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेटर सीरीज में भी ऐसा होता है कि किसी एक लेटर को बीच में एकदम से इंटरपोलेट कर देते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को भी दिमाग में रखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि नंबर सीरीज में आपको इंटरपोलेटेड नंबर्स दिखाई देंगे कि बीच बीच में किन्हीं दो सीरीज के बीच में, सीरीज के दो नंबर के बीच में कोई एक नंबर ऐसे ही डाल दिया जाएगा जिसको आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन में उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक, अब आपकी एक्चुअल सीरीज क्या है? एक्चुअल सीरीज है 9 11 13। क्या है ये? ऑड नंबर्स हैं। अगला नंबर क्या आएगा? 15। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 7। फाइंड आउट द नंबर नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? 61 52 63 94 46। अब इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, क्या दिखाई पड़ रहा है? पहले तो थोड़ा घटा, फिर बढ़ गया, फिर उसके बाद बढ़ गया, फिर घट गया। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं पढ़ा था। घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नंबर बढ़ जा रहा है, फिर नंबर घट जा रहा है। इसका मतलब वो चार्ट वाले में, जो चार्ट में चीजें पढ़ी थी उनमें से कोई काम तो नहीं आ रही है। दिमाग में ये थॉट आया। अब जरा मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था उस चार्ट में कि जब ना घटने का पैटर्न मिले ना बढ़ने का पैटर्न मिले तो आपका एक ही अप्रोच काम आएगा सीरीज में, वो होता है आपका
रीजनिंग अप्रोच, ये प्रॉब्लम है आपकी रीजनिंग अप्रोच की। ना पैटर्न इंक्रीजिंग का है ना पैटर्न डिक्रीजिंग का है, ना ही ऐसा हो रहा है कि अप डाउन टाइप सीरीज है, यानी कि दो ऑपरेशन एक साथ भी नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब कौन सा अप्रोच वहां काम आने वाला है? वहां काम आने वाला है रीजनिंग अप्रोच। रीजनिंग अप्रोच क्या करता है, क्या कह रहा है यहाँ पे? जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? 61, 52, 63, 94, 46। जरा इसको उल्टा करके लिखो। 16, 25, 36, 49, 64। अब समझ आ रहा है क्या लिखा है? एग्जैक्टली नंबर्स को स्क्वायर करके सिर्फ रेसिप्रोकेट कर दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ नंबर को स्क्वायर किया है, स्क्वायर लिखे हैं नंबर के 4 से स्टार्ट करके, और उसके बाद उसको क्या किया है? उसको उल्टा करके लिख दिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया इस प्रॉब्लम में। बहुत आसान प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आंखों के सामने आती है तो हम पैटर्न ही ढूंढते रह जाते हैं कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और इसमें अपना फालतू का समय बर्बाद करते हैं। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी के अगर मैं सीसैट के पेपर की बात करूं तो वो आपसे कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली सीरीज नहीं पूछेगा, वो आपसे बहुत कठिन सीरीज नहीं पूछने वाले हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की प्रोसेसिंग चेक करनी है। तो इसके लिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के चीजों को सोचना पड़े, तो आप सोचिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर, यानी अगला क्या होगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर याद करने को कहा था, थोड़े से स्क्वायर याद कर लीजिए, एटलीस्ट 15 तक तो याद कर ही लीजिए ताकि एग्जाम में आसानी हो, अदरवाइज फालतू समय बर्बाद होता है इन सब चीजों में। 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करना है? 81 को उल्टा करके लिख दो 18। अगला नंबर क्या आ जाएगा? डी 18। क्लियर? समझ आ गया होगा? बढ़िया। अगली प्रॉब्लम पे आइए। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2020 के पेपर की प्रॉब्लम है। बहुत आसान है, बहुत इजी प्रॉब्लम पूछी गई है, बहुत आसान प्रॉब्लम। इससे प्रो लेवल की प्रॉब्लम अभी तक हमने देखी, बहुत इजी है ये। सोल्यूशन देखिए इसका। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? 14, 18, 20, 24, 30, 32 results in a sequence with respect to prime numbers. ठीक? Which one of the following is the next number in the sequence? अब आपको अगला नंबर इस सीक्वेंस में निकालना है। अब ये बताइए, बात कर रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है। ये बताइए 14 के आसपास में कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 14 के सबसे करीब जो प्राइम नंबर है क्या है? वो 13 है। 18 के सबसे करीब में कौन सा प्राइम नंबर है? 17 है। 20 के सबसे करीब में 19 है। 24 के सबसे करीब में 23 है। 30 के सबसे करीब में 29 है। 32 के सबसे करीब में 31 है। अब ये बताइए, क्या ये सारे आपको 13 से स्टार्ट करने के बाद कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। अब ये बताइए, अगर 13 से 14 पहुंचना है तो क्या करा जा रहा है? +1। 17 + 1 18, 19 + 1 23 + 1 29 + 1 31 + 1। अब 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? ऐसे नहीं याद आता है, अगर माइंड फटाफट नहीं प्रोसेस कर पाता है कि अगला प्राइम नंबर कौन सा है, फटाफट देख लीजिए। 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 36 37 होगा अगला नंबर प्राइम। 37 और उसमें 1 ऐड करना है क्योंकि +1 तो हमारा पैटर्न है, +1। तो नंबर कौन सा बन जाएगा अगला सीरीज का? 38। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए, इसी के साथ आपका नंबर सीरीज का जो कंसेप्ट था वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे पैटर्न बेस्ड सीरीज, या फिर मैं बोलूं साफ शब्दों में तो अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए, अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो आपके एग्जाम में अभी तक की 1-2 बार प्रॉब्लम्स अल्फाबेटिकल सीरीज से भी पूछ ली गई हैं, तो हम उसे भी देख ले रहे हैं।
छोटा सा टॉपिक है, बट एक बार देख लेना जरूरी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक प्रॉब्लम अल्फाबेटिकल से आई हुई है, और एज फार एज आई रिमेम्बर 2019 के पेपर में भी अल्फाबेटिकल सीरीज से प्रॉब्लम आपकी आई हुई है, तो इसे देख लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, जब भी कभी अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सामने आए तो उसको करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला काम किया करिए, जैसे मान लीजिए अभी टाइप्स वगैरह भूल जाइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में, ये टाइप है, ये टाइप है, सब भूल जाइए। सबसे पहले एक काम करिए, ये मान लीजिए एक सीरीज है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज है ये, और मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आपको दे दी जा रही है। अब सबसे पहला एक काम करिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करिए, डैश के साथ, डैश को भी काउंट करना है। काउंट करिए और बताइए कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट्स बने? 12 एलिमेंट्स। तो पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो स्टेप आपका ये बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको काउंट करना है, जरूरत पड़ती है इस चीज की, जल्दीबाजी में करेंगे गलत हो जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करिए, 12 एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब ये बताइए 12 एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो इसको किस तरीके से फैक्टराइज करें, या तो 4 तिहाई 12 कर लें, या 6 दूनी 12 कर लें, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी बहुत छोटा ग्रुप और बहुत बड़ा ग्रुप हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसको अब हमें ग्रुप्स में तोड़ना होता है, एलिमेंट्स में तोड़ना होगा इसे, तो हम बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे में नहीं तोड़ते हैं। ये 6 और 2 वाला हम कभी यूज मैक्सिमम नहीं करते हैं, कभी ऐसा हो भी सकता है कि ये मिल जाए, लेकिन 99.9999% केस में इतने छोटे या इतने बड़े ग्रुप्स आपको नहीं नजर आएंगे। अगर 12 एलिमेंट है तो या तो उसे 4 में तोड़ना होगा या 3 में। अब एक काम करते हैं, पहले से 3 में तोड़ के देख लेते हैं, 3 एलिमेंट्स में देखते हैं क्या बन रहा है, उसके बाद सोचा जाएगा। 3 3 3 तोड़ लिया, ठीक। आप जरा ध्यान दीजिए, आखिरी आखिरी एलिमेंट सब में, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, उसके बाद मैंने देख लिया कि अगर 12 एलिमेंट हो रहे हैं तो इसे हम या तो 3 में तोड़ सकते हैं या 4 में तोड़ सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो 3 में तोड़ के देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी 12 एलिमेंट आपके सामने आए, एक टेबल भी सेपरेट दे दूंगी मैं, वो भी इसके जस्ट बाद बताऊंगी, एक टेबल सेपरेट दे दूंगी मैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, टोटल एलिमेंट आपने पता कर लिया, तो आप उसे कितनों के ग्रुप में तोड़ेंगे। तो इसे आप या तो 3 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं या तो 4 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं। अब छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 के ग्रुप में तोड़ के देख लेते हैं। अब ये बने इसके 4 ग्रुप, ठीक, 3 एलिमेंट में मैंने तोड़ दिया। ये देखिए ए ए ए ए, सब में ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहां देखा बी लिखा है, यहां भी देखा बी लिखा है, इन दोनों में बी लिखा है, तो संभव है यहाँ पे भी बी और बी हो सकता है, ठीक है। ए देखना स्टार्ट कीजिए, ए ए, इन दोनों में पहला एलिमेंट ए लिखा हुआ है, तो संभव है यहाँ पे भी ए ए होगा। अब जरा इन चारों ग्रुप्स को जो मैंने तोड़ा है, इन्हें ध्यान से देखिए, क्या सब में कुछ अलग अलग लिखा है? नहीं, सब में ए बी ए ही लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं होमोजीनियस पैटर्न। कई बार पैटर्न ऐसा आता है आपके एग्जाम में, क्या करना होगा आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, अगर 12 है तो उसे या तो 4 में तोड़ के देख लीजिए या 3 में तोड़ के। ये सारी ड्रिल है जो एग्जाम में आपको करनी पड़ती है, या तो 3 में टूटेगा या 4 में टूटेगा। इसको मैंने 3 में तोड़ के देख लिया, ठीक। उसके बाद अगर सारे जितने आपने ग्रुप्स में तोड़ा, सब में अगर एक ही जैसा वर्ड बने, एक ही जैसा पैटर्न बने, तो समझ जाइएगा वो है होमोजीनियस ग्रुप, ठीक। पहले ग्रुप की बात हो गई, दूसरे पे आइए, हेट्रो पे। अब इसमें जरा थोड़ी सी ड्रिल करिए, अब आप इसको काउंट करिए, डैश के साथ काउंट करिए कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, काउंट करिए, बताइए। 16 एलिमेंट्स बने, 16 को कैसे फैक्टराइज करोगे, 4 चौको 16, ठीक। अब इसको 4 4 में तोड़ लीजिए, तोड़ लिया 4 4 में।
अब जरा नंबरिंग कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4। जरा पहला और तीसरा देखिए, MST M-T सेम टाइप का है, तो हम एक काम करें, जो जो मिसिंग है वो भर दें, KS। ठीक, अब जरा दूसरा चौथा देखिए, पहले दूसरे में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, या दूसरे तीसरे में कोई सिमिलैरिटी दिख रही हो? नहीं दिख रही है। दूसरे चौथे में सिमिलैरिटी है, क्या है? ए तो अभी नहीं पता हमें, लेकिन बी है, बी है, डी है, डी है। इसका मतलब यहाँ पैटर्न क्या संभव है, यहाँ सी लिखा हुआ है तो यहाँ भी सी लिख दें, ABCD। इसका मतलब क्या है, पहले और तीसरा सेम चला और दूसरा और चौथा सेम चला। जब भी कभी ऐसा पैटर्न दिखाई दे, नाम देखिए, अगर नहीं याद रहते हैं, होमो, हेट्रो, साइक्लिक, फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज डिक्रीज, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए बस एक चीज देखे रहिए कि ये सब होता है। अगर एग्जाम में कहीं टकरा जाएगा तो माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा, तो बस एक बार देखे रहिए। अब देखिए, ये जब भी कभी ऐसा दिखाई दे कि अल्टरनेट जो ग्रुप्स हैं वो सेम हो रहे हैं, तब होता है वो आपका हेट्रो जंक्शन। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, क्या बन गया? हेट्रो। अगला है साइक्लिक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिए डैश के साथ, कितने हैं? 16। 16 मतलब 4 चौको 16, यानी 4 4 के ग्रुप में तोड़ना है, 4 4 के ग्रुप में तोड़ लीजिए। ठीक, अब क्या दिखाई दे रहा है? ए बी दिख रहा है। देखिए एक बार ध्यान से, थोड़ा सा ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर कम समय में करने हैं तो अपने ऑब्जर्वेशन को तगड़ा कर लीजिए। एकदम ऑब्जर्वेशन स्किल्स एकदम जैसे होती नहीं, एकदम पैनी नजर होनी चाहिए। जैसे ही पेपर आपकी आंखों के सामने आए, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम हो, एकदम उसको ऐसे ध्यान से देखना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन से ही आपके रीजनिंग की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हल हो जाती हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें अगर बस आप अपना ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को खट से कर ले जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ABCD, अगला शुरू हो रहा है D से, अगला शुरू हो रहा है C से, अगला शुरू हो रहा है B से। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। जरा यहाँ D की नंबरिंग कर लो, 4th पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पे है, यहाँ सेकंड पे है, यहाँ थर्ड पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक साइकिल है जो रिपीट हो रही है। कैसा पैटर्न बनेगा? ABCD, फिर D अगले में आगे आ गया, DABC, फिर C आगे आ गया, CDAB, फिर क्या हुआ? फिर B आगे आ गया, DCDA। यही तो यहाँ लिखा है, बस यही इस प्रॉब्लम में बोल रहा था। ये भी एक आपका प्रचलित पैटर्न होता है, ठीक है? इसको भी आप समझे रहिए। अब देखिए, अभी तक की मैं बात जो कर रही थी, होमो हो, हेट्रो हो, साइक्लिक हो, ये साइक्लिक होता है क्योंकि इसमें एक साइकिल तरीके की चल रही है। जो सबसे आखिरी वाला था वो आगे आ गया, फिर अगले में उसके आखिरी वाला आगे आ गया, एक साइकिल जैसी नहीं चल रही है, तो ऐसा एक पैटर्न दिखाई पड़ सकता है, ठीक है? अभी तक के ये जो 3 थे, इनमें हम ये कर रहे थे कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके हमारा काम बन रहा था। ये दोनों जो हैं, ये इस केस में थोड़े से एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल कैसे हैं, जरा ध्यान दीजिए। फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? ए लिखा है, एक बार आया, ठीक। फिर उसके बाद ए आया, 2 बार आया, ठीक। अभी ए तो चलिए ठीक है, ए तो डैश लगा हुआ है, तो अभी ए से काम नहीं बन रहा है, और कोई लेटर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं जो पूरे पैटर्न में लिखा हो। सी को देखिए, सी एक बार आया है, सी 2 बार आया, सी 3 बार आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंपल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सिंपली लेटर्स को की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है, जैसे एक बार लिखा था उसको 2 बार लिख दो, फिर आगे 3 बार लिख दो, फिर आगे 4 बार लिख दो, बस और कुछ नहीं। जरा इसको तोड़ के देख लीजिए, ABC। अब ए को 2 बार, बी को 2 बार, सी को 2 बार, फिर ए को 3 बार, बी को 3 बार, सी को 3 बार। पैटर्न बन गया ना? इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी वाला पैटर्न। कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप? एग्जाम में अगर ऐसा दिखाई पड़े कि कोई मतलब लेटर्स जो हैं आपके वो लिमिटेड हैं,
मतलब कुछ स्पेसिफिक लेटर्स ही हैं, बस बाद में ऐसा हो जा रहा है कि वो ज्यादा बार आने लग जा रहे हैं, लगातार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जब कभी ऐसा दिखाई पड़े तो समझ जाया करिए हम फ्रीक्वेंसी टाइप पैटर्न की बात कर रहे हैं। पांचवा है आपका इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो चलिए ठीक है, ए बी बी सी, यहाँ एकदम से डी आ गया, ठीक है, चलिए डी तक भी ठीक है, आगे ई भी आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम जैसे जैसे पैटर्न में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि एक नया लेटर आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज डिक्रीज टाइप है। इसका मतलब है कोई एक नया लेटर ग्रुप में आगे बढ़ने पे आ जाएगा। ठीक है, जरा इसको तोड़ के देखिए। ये देखिए ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, समझ आ रहा है। सबसे पहले ए रहा, फिर ए के साथ बी आ गया, फिर ए बी था, ए बी के साथ सी आ गया, उसके बाद ए बी सी था, उसके साथ डी आ गया, फिर ए बी सी डी था, उसके साथ ई आ गया। ये 5 तरीके के पैटर्न आपके बेसिकली होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इन्हीं से प्रॉब्लम पूछे। ये तो बेसिक है, ये एक बेसिक है पैटर्न सीरीज का। ये 5 तरीके के पैटर्न होते हैं। कई बार मिसलेनियस कैटेगरी भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपनी रीजनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। काम वहां पे आपका बस ये जो तोड़ना मैंने आपको सिखाया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तोड़ना, वो ज्यादा काम आएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पैटर्न्स हैं कुछ। फिर से देख लीजिए, 5 तरीके के पैटर्न बताए मैंने आपको। एक है होमो, जो सब में बराबर है, हेट्रो जो अल्टरनेट बराबर चले, साइक्लिक जो एक साइकिल चलती रहे, फ्रीक्वेंसी जिसमें आपका जो एलिमेंट है वो रिपीट होने लग जाए, जैसे ए है फिर आगे जाके ए हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर ए हो जाए, ऐसे हो जाए। इंक्रीज डिक्रीज में कोई एक नया एलिमेंट आगे बढ़ने पे आ जाए, पहले ए है फिर ए बी हो जाए, फिर ए बी सी हो जाए, फिर ए बी सी डी हो जाए, इस तरीके का पैटर्न बन जाए। ठीक। और मिसलेनियस जब प्रॉब्लम करेंगे तब समझ आएगा, वो मतलब एक अलग तरीके की कैटेगरी है, जो इनका कॉम्बिनेशन भी आप एक तरीके से कह सकते हो, या फिर उसमें आपको एक अलग तरीके की रीजनिंग स्किल्स का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। ये भी एक आपकी कैटेगरी होती है। साफ तौर पे बोला जाए तो ये 6 कैटेगरीज होती हैं। ये 5 जो मैंने आपको समझा दी, उसके साथ साथ है एक आपकी छठी कैटेगरी है, वो है आपकी मिसलेनियस कैटेगरी। मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है, उसमें आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी ही बेसिकली जज की जाती है। देखिए, अब वो जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तोड़ना कैसे है, उसके लिए ये टेबल है। अगर 12 है तो या तो 3 का ग्रुप बनेगा या 4 का ग्रुप बनेगा। कैसे बताया था मैंने, ऐसे याद रखना है आपको, 4 तिहाई 12 से। ठीक। 15 5 इंटू 3, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या तो 5 का ग्रुप बनेगा। 16 4 चौको 16, या तो इसमें तो 4 का ही ग्रुप बनना है। 18 6 इंटू 3, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या तो 6 का ग्रुप बनेगा। 20 4 इंटू 5, या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 5 का ग्रुप बनेगा। ये हो गए आपके बेसिक्स। ये बेसिक्स अगर अच्छे तरीके से समझ में आते हैं तो लेटर बेस्ड सीरीज की प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आपके सामने आएगी तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आज मैंने आपको इसका कंसेप्ट दे दिया है। एक काम कीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 1 को लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। अगली प्रॉब्लम लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2, इसका भी आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब आज के लिए इतना काफी है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस। आज का सेशन में यही एंड करती हूँ। साथ ही साथ गाइस एक बात और मैं बोलूंगी, मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अब एडसारटी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के ये सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए, अब आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू।